नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस डिस्कशन में हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे बजट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था इनकम टैक्स को लेकर के, खासकर की जो इनकम टैक्स को पर जो छूट दी गई है 12 लाख तक की जो इनकम थी उस पर अब किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही इस पर 75,000 रुपये का आपको टैक्स डिडक्शन भी देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है, ओवरऑल जो इकॉनमी है उसमें क्या यहाँ पर पुश देखने को मिलेगा, और साथ ही कौन से सेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से जिन सेक्टर्स में हमें अब तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार हम पिछले 2 से 3 क्वार्टर से देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो इकॉनमी थी वो स्लो हो चुकी थी और उसको एक पुश की ज़रूरत थी। कंजम्पशन स्लो डाउन था, तो हर एक चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से जुड़ी हुई थी। और अब जब इनकम टैक्स को लेकर के इतनी बड़ी छूट दी गई है तो इसकी वजह से कई सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें तेज़ी आने की उम्मीद भी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो ये 12 लाख तक की जो छूट दी गई है इसकी वजह से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे, और साथ ही ये भी समझेंगे कि सेक्टर्स में क्या बदलाव आ सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम सिंह जुड़ चुके हैं। सत्यम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अंकित, थैंक यू सो मच। सत्यम, सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है, 12 लाख की इनकम पे छूट मिल गई, हाँ, कोई टैक्स नहीं भरना होगा अब आपको। जी देखिए, ये नेसेसिटी भी थी, और जो हमने प्री बजट एक्सपेक्टेशन में जिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, लीडर से बात की, वो सब इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इनकम टैक्स में छूट बढ़ाएगी सरकार, ये देनी ही होगी। और इसके पीछे के रीजंस भी बहुत ही क्लियर थे, क्योंकि कंजम्पशन स्लो डाउन था, इकोनॉमी स्लो थी। तो मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, लेकिन और लोगों को भी, मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को भी बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है इससे। ये एक ज़रूरी और आवश्यक कदम था गवर्नमेंट की तरफ से, और वो उठाया गया है। तो जी हाँ, ये इस बजट को अगर कहा जाए तो ये पूरी तरीके से मिडिल क्लास का बजट कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल। और जैसा कि ये डिस्पोजेबल इनकम एक्सपर्ट भी हैं आप लोग, जैसा कि जानते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम को लेकर के बड़ी गहरी पकड़ भी है सत्यम की। तो ये भी जानना चाहेंगे कि सत्यम, 12 लाख पर अब छूट मिल रही है जी, तो जो बचे हुए टैक्स के पैसे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, कहाँ डिस्पोज करेंगे उसे आप? देखिए, जो लग्जरी है उस पर खर्च होता है। अमूमन हम उस नेसेसिटीज पे खर्च करते हैं जो हमारे लिए एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, मतलब कि आपके पास, आपके हाथ में पैसा रहेगा, तो वो आप ऐसी चीज़ों पे भी खर्च कर सकते हो जिनकी उतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लग्जरी में जो आ जाते हैं, या सिन गुड्स में आ जाते हैं, या नहीं भी वैसे ट्रिप्स में आ जाते हैं। तो इसका डिफरेंट सेक्टर पर कई सारा असर देखने को मिल सकता है। अब अर्बन कंजम्पशन फ्लो था, तो जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा वो अर्बन कंजम्पशन में ही देखने को मिल सकता है। उसमें हमें थोड़ी रफ्तार पकड़ती हुई ये इस कदम के बाद देख सकते हैं हम। कंजम्पशन कंपनीज को इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है, और जो एफएमसीजी सेक्टर लगातार अपने वॉल्यूम्स को लेके चिंतित था, उनके वॉल्यूम्स में ग्रोथ नहीं दर्ज हो रही थी, वहाँ भी हमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, सेक्टोरल बात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि जो ओवरऑल अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात नहीं करें, तो जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि डिस्पोजेबल इनकम को आप कहाँ खर्च करना चाहेंगे, तो क्या ज़्यादातर जो ये डिस्पोजेबल इनकम है या जो पैसा जो बच रहा है, क्या वो ज़्यादातर एफएमसीजी की तरफ मूव करता दिखेगा? ज़्यादातर तो नहीं। देखिए, अब ये अलग अलग चीज़ें, लेकिन इससे स्पेंडिंग पावर बढ़ती है आदमी की। अब आप कहेंगे कि एफएमसीजी, देखिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तकरीबन 80,000 रुपये अगर आपके बच रहे हैं, ठीक है, तो वो 80,000 अगर आप 12 महीने में डिवाइड करें तो तकरीबन 7,000 रुपये या 6,000 रुपये के आसपास, 6-6,500 रुपये के आसपास आपके पास हर महीने में बचेगा। तो आप 6,500 का बिस्किट ही तो नहीं खाएंगे। वो 6,500 हो सकता है आप कुछ नया प्रोडक्ट खरीदे, उसकी ईएमआई करा लें। तो इस तरीके से जो थोड़े से अवेयर लोग हैं उसको अलग अलग कैटेगरीज में, हो सकता है कोई नई गाड़ी भी ले ले ईएमआई पे, या बहुत सारी चीज़ों पे खर्च किया जा सकता है। सारा फायदा एफएमसीजी को नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज होगा। गवर्नमेंट की अर्निंग थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इकोनॉमी में पैसा कॉमन पीपल के जरिए, मिडिल क्लास के जरिए इन्फ्यूज होता हुआ दिखाई देगा, और स्पेंडिंग पावर हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। एक्चुअली सत्यम, ये सवाल इसलिए था क्योंकि हम जैसे जैसे हम सेक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे कि किन सेक्टर्स में तेज़ी आ सकती है, मैं एक आपके पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहता, क्योंकि जो ज़्यादातर ऑडियंस है, हम लोग हैं, हम इसी टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं आते थे, और ये छूट मिलने की वजह से हम जहाँ खर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं सेक्टर्स में तेज़ी भी आने को हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, तो अब सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। हाँ। कौन कौन से सेक्टर्स होंगे सत्यम जहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी? इस सबसे डायरेक्ट बेनिफिट, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कंजम्पशन को, एफएमसीजी को, क्योंकि यही
प्रॉब्लम भी इन्हीं के ही पास सबसे ज्यादा थी। हमने देखा एफएमसीजी की सेल्स डाउन हो गई। यूजुअली इंडिया में ऐसा होता नहीं, भारत खपत के पर चलने वाला देश है और यहाँ की कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट रहती है, बड़ी पॉपुलेशन है जो रोजमर्रा की चीजें खरीदती रहती है उन्हें, और वो नेसेसिटी है। तो इसकी वजह से लेकिन उनमें स्लो डाउन था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था जेब में, डिस्पोजेबल इनकम जो हम बार बार बोल रहे हैं वो नहीं थी। लेकिन अब अगर टैक्स में छूट दी जा रही है तो एक जो बड़ा तबका है मिडिल क्लास का, उनके पास पैसे बचेंगे और वो इससे कंजम्पशन में ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट फायदा कंजम्पशन कंपनीज को होगा, HUL, ITC जैसी कंपनीज को होगा। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग रिकमेंडेशन, लेकिन FMCG की ये हैवी वेट कंपनी है, ब्लू चिप्स हैं, तो इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि इनको डायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनके पास सारा लंबी एक क्यू होती है प्रोडक्ट्स की और ये हर कैटेगरी के लोगों को कैटर करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम ग्रुप। छोटे इनकम ग्रुप के लोगों के लिए भी इनके पास प्रोडक्ट है और बड़े के लिए भी हैं, तो ऐसी कंपनीज को फायदा होगा। रूरल डेवलपमेंट और अर्बन कंजम्पशन की सबसे बड़ी जो चुनौती थी, रूरल कंजम्पशन तो इंटैक्ट बना हुआ है, थोड़ा उसमें सुस्ती आई, लेकिन वो अच्छा कर रहा है। अर्बन कंजम्पशन सबसे ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा हुआ था। शहरों में लोगों के पास पैसे नहीं थे क्योंकि शहरों का एक बड़ा हिस्सा सैलरीड क्लास होता है और उनका मेजर चंक इसमें ही जाता था। तो कंजम्पशन की ये स्टोरी, FMCG की ये स्टोरी है। इसके अलावा और भी कई सेक्टर हैं, जैसे ऑटो की आप बात कर, ऑटो उस पे ही आने वाला था मैं कि 80,000 रुपये आप बचा रहे हो, उसके बाद से और भी कई सारे टैक्स डिडक्शन जो थे वो भी अब आपको इस पर मिलने वाले हैं। 75,000 का एडिशनल इस पे वो भी मिलेगा। तो ऐसे में ऑटो सेक्टर भी एक बड़ा यहाँ पर प्लेयर बन के उभर सकता है। और साथ ही जो कि स्टार्टिंग में जो छोटी व्हीकल्स हैं, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि मिडिल क्लास की जो गाड़ियां होती हैं, जो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक की जो गाड़ियां हैं, उनमें भी हमें कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ते हुए दिखेंगी, उनकी सेल्स भी बढ़ती हुई दिखेंगी। तो आप सीधे मारुति सुजुकी की बात ही कर रहे हो, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता कि कुछ गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं क्या आप? जी फिलहाल तो नहीं अंकित, लेकिन ये रीजनिंग बहुत ही तेजी से आ रही है सामने बाजार में कि ऑटो सेक्टर को लेके काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ऑटो सेक्टर एक लंबे उससे भी चैलेंज भी है, उनके पास इन्वेंट्री काफी बड़ी पड़ी हुई है अभी भी, और ये थोड़ा सा सिक्लिकल भी होता है ऑटो का कि दिसंबर तिमाही ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी नहीं होती है। वो इंडिया की भी स्टोरी है, हम जानते हैं कि 1 साल पुरानी गाड़ी कोई नहीं लेना चाहता। अगर आप दिसंबर में गाड़ी लेते हैं तो आपकी गाड़ी 24 मॉडल होगी, और अगर आप जनवरी में लेते हैं तो 25 मॉडल होगी। तो इस रीजन की वजह से भी काफी गाड़ियां दिसंबर तिमाही में नहीं बिकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऑटो के पास एक लंबी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और इसका रीजन यही था, स्लो डाउन। आपने देखा, अगर नंबर देखोगे आप, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स काफी अच्छे आए थे। ट्रैक्टर सेल्स अच्छी हुई थी, तो मतलब ट्रैक्टर बिक रहे हैं लेकिन 4 व्हीलर नहीं बिक रहे हैं। अब जो ये इनकम टैक्स में छूट मिली है उसका क्या होगा? उससे जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, और उसमें मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, तो एंट्री लेवल जो गाड़ियां हैं उनमें जरूर उनकी बाइंग में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर में हमें सीधी सी बात है कि अगर इनकम आती है हाथ में, क्योंकि लोगों की पहली लग्जरी घर के बाद गाड़ी ही होती है, और अक्सर दिल्ली NCR की मैं बात करूँ तो घर से पहले गाड़ी है। गाड़ी लोग पहले खरीदते हैं, घर बाद में ले रहे हैं जो सैलरीड क्लास है। तो लेकिन आपने भी सत्यम गाड़ी को लग्जरी में काउंट कर दिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जैसा कि अक्सर हम बात करते हैं कि इंडिया में जो गाड़ी है वो लग्जरी में काउंट हो रही है, लेकिन हम बाहर जब निकलते हैं, रस्तों पे निकलते हैं, क्या अभी भी भारत के लिए गाड़ी खरीदना लग्जरी आइटम है? जी बिल्कुल। अगर अंकित हम थोड़ा सा और दूर देखें, हमारे लिए भारत का मतलब केवल दिल्ली NCR नहीं होना चाहिए। अगर हम और पीछे जाके देखें, क्योंकि इंडिया में 2 व्हीलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो नेसेसिटी है, मुझे लगता है वो ज़रूरत है। दूध बेचने वाले, अंडे बेचने वाले हर व्यक्ति 2 व्हीलर का इस्तेमाल करता है। तो गाड़ियाँ अभी भी, जी हाँ, बिल्कुल लग्जरी ही है इंडिया में, और 2 व्हीलर्स नेसेसिटी है, लेकिन हमें इन दोनों को में ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए, बजट को लेकर के जो सारी अनाउंसमेंट्स हुई, जिसमें इनकम टैक्स को लेकर के जो अनाउंसमेंट थी, उससे क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, किन सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिसके सेक्टर अंकित और भी है जो शायद हमें डिस्कस करना चाहिए। टूरिज्म, मेरे ख्याल से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। आई थिंक सबसे ज़्यादा टूरिज्म पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब भी डिस्पोजेबल इनकम की लगातार आप बात करते हैं, तो अगर 6,000 रुपये बच रहे हैं तो आप ऋषिकेश की एक ट्रिप कर सकते हो आराम से। दिल्ली से ऋषिकेश आप 6,000 में जा सकते हो। तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर, और जैसा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म जो चल रहा है इंडिया में, अब कुंभ जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जो इवेंट्स गवर्नमेंट बना रही है और उसमें जो जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उस हिसाब से निश्चित तौर पर
टूरिज्म इंडस्ट्री को जो ये टैक्स स्लैब में छूट दी गई है उसका राहत मिलता हुआ दिखाई देगा। टूरिज्म इंडस्ट्री में जरूर इससे तेजी आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अब स्पेंडिंग पावर बढ़ी है और ये लग्जरी भी है एक तरीके की, इसके अलावा नेसेसिटी भी है। लोग अक्सर ट्रिप पे जाना पसंद करते हैं, थोड़ा टाइम साल में एक ट्रिप तो करना ही बनता ही है अंकित, और हम भी कोशिश करते हैं कि एक बार तो बाहर का चक्कर लग ही जाए। चलिए, तो ये था कि आपकी इनकम टैक्स में जो बदलाव हुए हैं उसका किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंटर्स और हैं जो हम जाते जाते और डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें कि पहला इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के जो बदलाव हुए। तो इंश्योरेंस में आपको बता दें कि अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी अब उसे 100% कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम में जो ओवरऑल जो इंश्योरेंस है वो सेक्टर कहीं ना कहीं पिकअप होता हुआ दिखेगा। तो इस पर आप इंश्योरेंस सेक्टर पर भी अपनी नज़र बना सकते हैं। और इसके अलावा बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और फिशरी पर भी काफ़ी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। कई सारी अनाउंसमेंट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिली एग्रीकल्चर और फिशरीज़ को लेकर के। तो ये सेक्टर भी यहाँ से पिकअप करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है। और साथ ही ग्रीन एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट, जहाँ पर सरकार ने वाटर मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड एलोकेट किया है, और साथ ही कई सारे स्कीम्स भी यहाँ पर लॉन्च करने की बात की है, जिसके बाद जो कई सारे इस सेक्टर के जो शेयर्स हैं जैसे कि सूज़लॉन एनर्जी, टाटा पावर, इन सारे शेयर्स में आज हमें बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे ओवरऑल बजट का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है अलग अलग सेक्टर्स पर। आपको ये डिस्कशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपसे मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए कुछ और नए अपडेट्स बजट से जुड़े हुए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहें और देखना ना भूलें बजट विद मनी 9 सिर्फ और सिर्फ मनी 9 पर।